नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर के रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम फेक इंजेक्शन केस में गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई में 70 लाख रुपए की नकली मुंजेरे इंजेक्शन बरामद किए हैं। डीएलएफ फेज 4 में रेड के दौरान एक सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी खबर हिमाचल से है, जहां महिला के अधिकारियों से जुड़े अहम बिल के पास न होने पर सियासत गर्मा गई है। तीसरी खबर औरैया से है, जहां एनकाउंटर में औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनमें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौथी खबर रोहिणी से है, जहां रोहिणी संदिग्ध मौत से दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, जिसके साथ ही सनसनी फैल गई है। मृतक रेप केस में मुख्य गवाह को परिवार के हत्या आरोप लगाए हैं। तो आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए के नकली मुंजेरे इंजेक्शन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन इटली से बाहर लाए गए थे, जिन्हें फर्जी तरीके से बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। इस ड्रग कंट्रोलर में विभाग ने डीएलएफ फेज 4 में सड़क पर चलती कार को रेड मारकर इस पूरे नेटवर्क में खुलासा कर दिया। इस दौरान एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां जांच में सामने आए कि इन इंजेक्शन को दिल्ली के भागीरथ पैलेस में 70 लाख कीमत की बजाय 35 लाख रुपए बताई गई है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के और जो हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है श्री मनोज यादव जी, उनके सख्त हिदायत हैं कि नकली दवाई के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस पॉलिसी हरियाणा के अंदर है। आज उसी कड़ी के अंदर हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुंजेरो इंजेक्शन जो कि इटली से इंडिया में इंपोर्ट होकर आता है, उसकी एक खेप गुड़गांव में आ रही है। हमने उसी समय लोकल स्थानीय पुलिस के सहयोग से तरुण जी एएसआई को टीम में शामिल किया और हमने एक गाड़ी के अंदर से गुप्त सूचना के आधार पे एक गाड़ी के अंदर से एक आदमी को, मुजम्मिल नाम के आदमी को पकड़ा, जिसके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर मुंजेरो इंजेक्शन हमने बरामद किए। जब हमने पूछा तो ये पता चला कि ये हेम्पेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जिस कंपनी के पास इस दवा को बेचने का कोई लाइसेंस ना है। हमने आगे की जब जाँच करी तो हमें ये शक है कि ये जो मुंजेरो इंजेक्शन है, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटी डायबिटिक दवा है, लेकिन इसको पतला होने के लिए भी मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये इंजेक्शन जो जिस मात्रा में पकड़ा गया है, हमें ये उम्मीद है कि ये सस्पेक्टेड टू बी अ स्पूरियस इंजेक्शन है, जो कि एक नकली इंजेक्शन है। तो हम इसमें आगे जांच कराएंगे। अभी हमने कंपनी वालों से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो मौके पे आएँ और ये चेक करें कि ये इंजेक्शन उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया है या नहीं। तो कंपनी वाले अभी आने वाले हैं। आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद आपको अभी तक की जानकारी में कहाँ क्या कुछ पता लग पाया, कहाँ से ये यहाँ से सप्लाई हो रहा था? और ये बेसिकली फर्जी इंजेक्शन है, इसकी जांच हो पाई हो सर? जो एक बिल हमें प्राप्त हुआ, वो जहाँ से हमें क्लू मिला, वो हेम्पेड कंपनी का था, जिस पे गुड़गांव का एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन ये सप्लाई सारी दिल्ली में कर रहे थे। भागीरथ के अंदर इन्होंने सप्लाई किया है कुछ माल, जो हमें सूचना प्राप्त हुई। आज उसी कड़ी में हमारे को जो हमारे गुप्तचर ने इन्फॉर्मेशन दी, उसी के ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए इस माल को पकड़ा है। कितनी कीमत इसकी जो माल आपने पकड़ा है कितनी हो सकती है और कितना घातक हो सकता है लोगों के लिए? ये जो इंजेक्शन जितनी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, तो एस्टिमेटेड इसकी जो एमआरपी है वो करीब 70 लाख के आसपास है, जो ये बिल काट के 45 लाख रुपए का बेचने के लिए आए हुए थे। तो घातक की जहाँ तक बात करें तो अभी ये लैब में जाएगा, इसकी टेस्टिंग होएगी।
पर कोई भी नकली दवाई अगर हिंदुस्तान में कोई बनाता है, कोई बेचता है, तो उसके अंदर जो सज़ा है वो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें। कौन सी टीमें मौजूद रही आपके साथ इसमें? आज हमारे साथ पुलिस की टीम और लोकल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है। ये हमने चंडीगढ़, हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर हरियाणा है मिस्टर रिपन मेहता, उनकी नॉलेज में लाके उनसे परमिशन लेके ही टीम का गठन करवाया और आज ये रेड को प्रमाण दिया। अच्छा सर, कौन कौन से इलाकों में सप्लाई हो रहा है, सप्लाई होता है अमूमन, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? अभी तक की कार्रवाई के अंदर इन्होंने यही बताया कि अभी तक इन्होंने दिल्ली में ही बेचा है। बाकी अभी कंपनी के जो मालिक हैं वो मिस्टर अभी शर्मा ही उसने बताया है, तो आगे वही बताएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ये बेचा है, वो कहाँ से लाए थे, कहाँ ये बना था। अगर ये असली इंजेक्शन भी है तो वो कंपनी वाले आएंगे तो प्रमाणित हो जाएगा, पर प्राइमा फेसाई इसको देखने से ये लगता है कि ये एक नकली इंजेक्शन है। क्या इसको हाई प्रोफाइल लोग सभी इस्तेमाल करते थे? हाँ, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर मुंजारो पतला होने के लिए और एंटी डायबिटिक दवा के रूप में काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। खबर हिमाचल से है, जहां महिलाओं के अधिकारियों से न जुड़े बिल पर न होने पर सियासत तेज हो गई। इस मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन का हवाला देते हुए महिलाओं को अधिकार देने पर ऐतिहासिक मौका और राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है। जयराम ठाकुर ने के मुताबिक नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए बुलाए जाए विशेष स्तर के विपक्षी दलों के सहयोग करने के बजाय बाधा डालने लगे हैं। उसके साथ उनका कहना है कि आरोप है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं के लिए अधिकार चढ़ाने के लिए बजाय एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है, इस मौके पर गवा दिया है। लेकिन फिलहाल इस बयान के बाद महिलाओं के लिए अधिकारी को लेकर सियासत घमासान तेज हो गई है और इसकी संभावना है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक होनेस्ट कमिटमेंट देश की मातृशक्ति के साथ था और उसको पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ईमानदार प्रयत्न किए, प्रयास किए, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने का जब वक्त आया लोकसभा में, राज्यसभा में, उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया, सहयोग दिया और कहा कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्निकल कुछ इश्यूज थे, क्योंकि सीट्स इंक्रीज होनी थी एक बात, दूसरा डिलिमिटेशन होनी थी और उससे पहले सेंसस होना था। और अभी तक जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंतर्गत है कि सेंसस पहले होगा और सेंसस पहले होने के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन पूरा ना होने के कारण सेंसस पूरा ना होने के कारण सेंसस का प्रोसेस शुरू हुआ लेकिन पूरा होने बाकी है। अभी तय किया प्रधानमंत्री जी ने कि हम डिलिमिटेशन पर जाएं और 2011 की सेंसस को बेस मान करके चलें और 2029 में इस बिल को लागू करना है। मातृशक्ति को उनका अधिकार देना है, 33% आरक्षण का जो वादा किया उस वादे को पूरा करना है। अगर सेंसस करते हैं, सेंसस करने में वक्त लगेगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन में वक्त लगेगा, तो 2029 तक लागू करने की दृष्टि से इसमें पेचीदगी आ रही थी। इसलिए इस विशेष अधिवेशन को लोकसभा का, राज्यसभा का बुला करके एक ईमानदार प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और उन्हें विनम्र आग्रह किया विपक्ष के सारे दलों से कि आओ राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस बिल को पारित करें ताकि हमारे देश की माताओं बहनों को जो अधिकार है उस अधिकार को हम दे सकें। लेकिन कांग्रेस ने बहुत तर्कहीन पक्ष रखा अपना, छोटी छोटी बातों को लेकर के न तथ्य थे न तर्क थे और बात करते करते जो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से कह सकता हूं मैं बचकाना हरकत की है, जिसको पूरे सदन ने देखा, पूरे देश ने देखा है, वहां जादूगर की बातें करने का एक्ट पर आप जब बोल रहे हैं आपको फैक्ट्स पर बोलना चाहिए, आपको एक्ट के प्रोविजन पर बोलना चाहिए, आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, आप उसमें
बात कौन सी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनने वो सारी बातों को लेकर के एक तमाशा बना दिया। और कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति दिखती है कि जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, विचलित से थे वो कुछ। एक तो रहते ही ऐसे हैं वो, पूरे उनका जीवन का अगर पूरा इस तरह का हम देखें तो पूरा मामला तो हिला ही रहता है। कुल मिलाकर के मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन कुल मिलाकर के तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था, और विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और महिला आरक्षण बिल लागू ना हो सके, इसमें कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से अब एक्सपोज हुए हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से सारा पक्ष रखा और उन्होंने कहा हम कमिटेड है, हमारा होनेस्ट कमिटमेंट है देश की मातृशक्ति के साथ। हमारा संघर्ष उस दिशा में लगातार जारी रहेगा जब तक ये आरक्षण लागू नहीं हुआ है। हमारी कमिटमेंट जो है वो फुल और फाइनल है, और आने वाले समय में फिर प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। यूपी के औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जी हां, आपको बता दें, जहां लूट के एक बाद मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक व्यापारी से हुई लूट के बाद आरोपी रुपए को बंटवारा लौट पे रहे थे। उसके साथ ही पुलिस ने उनकी मुठभेड़ को देख लिया और दिबियारपुर थाना में क्षेत्र नहर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों के पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसका जवाब है कि पुलिस ने भी गोली चलाई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को शिवम सिंह और आशीष के पैरों में गोली लगाकर जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और पुलिस ने मौके पे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 17/4/2026 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया में एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना दिबियापुर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम का गठन किया गया था उक्त घटना के अनावरण हेतु। आज दिनांक 18/4/2026 को थाना दिबियापुर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। 3 व्यक्ति अचल्ला की ओर से दिबियापुर नहर पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने तत्काल मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मानते हुए उनका पीछा किया गया। वो लोग बगल में पटरी किनारे गिर गए मोटरसाइकिल से और पुलिस पर पूछने से पहले ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग किए। पुलिस द्वारा सिखलाए तरीके से जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी पचपेड़ा थाना सहार जनपद औरैया, दूसरा आशीष पुत्र कप्तान थाना सहार गांव फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। शिवम सिंह के दोनों पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी असद उर्फ पोपे सनाफ याकूब कस्बा सहार थाना सहार का रहने वाला है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने उक्त घटना को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कारित किया था। आज हम लोग पैसे का बंटवारा करके वापस लौट रहे थे, देखा कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी डर से हम लोग मुड़कर भागे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण गिर गए, जिस पर हमारे द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा जो है हम लोगों को पकड़ लिया गया। शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह के कब्जे से 1,10,000 रुपये नगद, एक लैपटॉप, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त आशीष के कब्जे से 1,25,000 रुपया, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए, जबकि तीसरा असद उर्फ पोपे के पास से 25,000 रुपये नगद बरामद हुए। दोनों को तत्काल
CSC दिव्यापुर इलाज हेतु भेजा गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बेहद संवेदनशील के मामले सामने आए हैं, जहां एक 43 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जी आपको बता दें, मृतक एक रेप को कोशिश के मामले में मुख्य गवाह के शानदार शनिवार को एक कोर्ट में गवाही देकर लौटा था, जिसके साथ ही परिवार ने इस मौके पर मौत हत्या कर दी। इसका गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। परिजनों ने आशंका जताई है कि साजिश के तहत जहर देकर और मारपीट कर हत्या करने की। इतना ही नहीं, परिवार ने दिल्ली में पुलिस के जवान और उसकी महिला वकील मित्र और कुछ अन्य लोगों भी आरोप लगाने की कोशिश की है। फिलहाल बुधवार विहार के थाना में पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम दीपांशु सिंह है और मेरे पिताजी का नाम संजय सिंह। मेरी उम्र 23 साल है, उनकी 42 साल थी। क्या हुआ, क्या पूरी? सर, घटना ऐसी है कि आज सुबह सुबह मतलब मेरे पिताजी मतलब किसी तारीख पे गए थे। उसके बाद वो घर आए हैं 1 बजे करीब, और उसके बाद कुछ ही देर बाद उनको मतलब कोई 2 लोग आए हैं स्कूटी पे और घर से लेके गए हैं। उसके बाद हमारे पिताजी घर नहीं आए। 10:07 में मेरे फ़ोन पे उनके फ़ोन से एक फ़ोन आता है, जिसमें कोई अनजान व्यक्ति था। उसने मेरे को ये बोला है कि जिनका भी ये नंबर है ना, वो सेक्टर 5 में मतलब नशे में यहाँ पे लेटे हुए हैं। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है। फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि आप आ जाओ। वो आया है। हम दोनों भाइयों ने, मैंने उसको बोला तू यहीं पे रुक, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं गाड़ी लेने घर गया हूँ तो मेरे भाई को मेरे पास बोला कि मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार आ जा। मैं जब तक वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मतलब वहाँ पे वो हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि मतलब उन्होंने जाते ही चेक करके डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं बचे हैं। बात ऐसी है कि उन्होंने केस में गवाही दे रखी थी, और जिसके खिलाफ गवाही दी थी ना, वो खुद एक एडवोकेट है। मतलब उसकी जिनके खिलाफ गवाही दी, उनकी बेटी एडवोकेट है, और उसके संग एक आदमी रहता है, वो पुलिस वाला है। तो वो आए दिन ना मेरे को और मेरे पिताजी को झूठे झूठे केसों में फंसाए, जिनको हम आज तक भुगत रहे हैं। और जिसकी आज तारीख थी ना, वो भी उन्हीं में से एक झूठा केस था। हम उससे बहुत परेशान थे। मतलब मैं भी तारीख भुगत रहा हूँ, वो भी भुगतते हैं। और कुछ उनका आप औरों से भी मतलब 1-2 जने और हैं, उनसे भी थोड़ी रंजिश थी। तो हमें तो उन्हीं पे शक है कि उनका नाम है जी ज्योति शर्मा, रविंदर रावल और जी चंद्रास है एक, उस पर भी मेरे को शक है। और उसका साथी है बाबू, उस पर भी मुझे पूरा शक है, क्योंकि उन्होंने 2 बार इनको फ़ोन पे धमकी भी दे चुके हैं कि हम तेरे को जान से मार देंगे, तो अब बचेगा नहीं। एक दिन सामने सामने भी 15-20 दिन पहले भी इनकी थोड़ी सी यहाँ पे हुई थी बहसबाजी। उसमें भी एक प्रिंस नाम का आदमी और एक टेलर नाम का आदमी जिन्होंने धमकी दी थी, लेके गए। उनको हम नहीं जानते, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं। छोटे वाला भाई उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था। उसने बस मुझे ये बताया कि 2 आदमी आए थे, 2 लोग आए थे स्कूटी के ऊपर, काले रंग की स्कूटी थी, और वो उनको वहाँ से लेके गए हैं। उसको कुछ बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जी मेरे भतीजे के पास 10 बजे करीब फ़ोन आया कि आपका पिताजी मतलब कि सेक्टर 5 में बेहोश मतलब कि पड़े हुए हैं। वो आके देखता है, ठीक है। उन्होंने देखा तो उन्हें एकदम से हॉस्पिटल लेके गया, तो उधर मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हमने मतलब कि उन्होंने पोस्टमार्टम में उन्हें दे दिया है। और उसके बाद ये सुबह तारीख पे गया था, ठीक है। एक केस चल रहा है इसका, और वो है मतलब कि वकील है, और एक रविंदर पुलिस वाला भी है, ठीक है। और जो वकील है वो ज्योति शर्मा। और सुबह वो तारीख पे गया था और उनसे बहस भी हुई है अच्छी खासी, ठीक है। तो वो बहस होने के बाद वो यहाँ आया है, और उन्हें धमकी भी दी गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ आया है, मतलब कि 3 बजे करीब घर से निकला है।
उसके बाद यहाँ हादसा हुआ उसके साथ, हमें पता चला, हम आए, ठीक है। और पहले भी इसे 2-3 बार धमकियां आ चुकी हैं। उसमें वो गवाह है, रेप का केस चल रहा है। जो ज्योति शर्मा है उनके पिताजी हैं, उन्होंने ये गलत हरकत करी थी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मतलब पहले पुलिस भी बुलाई थी, उस टाइम वो हिरासत में भी नहीं हुए थे, ठीक है। उनकी पावर अच्छी थी। और जो वो पुलिस वाला है उसको मरवाया गया है। और जो उसकी जब बॉडी मिली है उसके जो फ़ोन में रिकॉर्ड था सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमें पूरा शक है कि उन्होंने ही ये करवाया है उसको। और हम बॉडी जब फूकेंगे जब वो मतलब कि ये केस को मतलब कि अच्छी तरह वो करेंगे, उससे पहले हम बॉडी भी नहीं फूकेंगे। उसका नाम संजय सिंह है, ठीक है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और गाड़ी चलाता है। उनकी 42 साल। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से हर अहम अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पर।